नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज नागपुर से रवाना होगी। आज पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी और सुबह 10 बजे के आसपास हरी झंडी दिखाई जाएगी और रवाना किया जाएगा। तो इसका शुभारंभ भी होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उस समय मौजूद रहेंगे। तो नागपुर बिलासपुर वंदे भारत को रवाना किया जाएगा। तो 12 दिसंबर से यात्रियों के लिए ट्रेन उपलब्ध होगी और साथ ही कल से ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। तो वंदे भारत ट्रेन का छत्तीसगढ़ बीजेपी स्वागत भी करेंगे। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह स्वागत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और सांसद संतोष पांडे भी ट्रेन का स्वागत करते हुए नजर आने वाले हैं। और साथ ही दुर्ग में सांसद विजय बघेल, सरोज पांडे स्वागत करेंगे। रायपुर में विधायक बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत भी स्वागत करते हुए नजर आने वाले हैं। तो बिल्हा में धर्मलाल कौशिक और बिलासपुर में अमर अग्रवाल स्वागत करेंगे। तो ये बड़ी खबर है, आज नागपुर से छत्तीसगढ़ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया जाएगा। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, आज छत्तीसगढ़ के लिहाज से बड़ा दिन है और अहम दिन है, क्योंकि नागपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया जाएगा। एक बड़ी खबर के तौर पे इसे माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ में पहली बार वंदे भारत ट्रेन का आगमन जो है वो आज होने जा रहा है। नागपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाए जाने के बाद जो है अलग अलग स्टेशनों में जो है क्रॉस करते हुए आज राजधानी रायपुर भी जो है वो वंदे भारत ट्रेन पहुंचेगी। इसकी भव्य तैयारी पूरे छत्तीसगढ़ में की गई है। आज रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत 13 रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज आज पहले दिन यहाँ पर रखा गया है। और ये जो पूरी ट्रेन है, वैसे तो सीधे तौर पर कुछ ही स्टेशनों में इसका स्टॉपेज है, लेकिन आज पहला दिन है तो चूंकि 22 स्टेशनों में ये रुकते रुकते ट्रेन आएगी और हर जगह, हर छत्तीसगढ़ के तो हर स्टेशनों में इसका स्वागत के लगभग तैयारी जो है वो किया गया है। अलग अलग भाजपा के सांसद विधायक हैं, वो वहां पर मौजूद होंगे और वो ट्रेन की जो है वो अगुवाई करेंगे। और राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी होगी। रायपुर की बात करें तो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी की उपस्थिति होगी। बिलासपुर की यदि मैं बात करती हूँ तो वहां पर भी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल होंगे जो इसकी आगमन जो है वो करेंगे। इस तरीके से ये बड़े रेल यात्रियों के लिहाज से ये काफ़ी जो है वो सुविधाजनक ट्रेन मानी जा रही है। बहुत ही कम समय में ये रायपुर और छत्तीसगढ़ से नागपुर की जो यात्रा है वो यहाँ पर करेगी। तो ये आज इसके भव्य स्वागत की यहाँ पर तैयारी है और लगभग इसकी जो तैयारी है वो रायपुर रेलवे मंडल द्वारा पिछले 1 महीने से ही की जा रही थी। रायपुर रेल के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी उनकी मौजूदगी होगी। रायपुर स्टेशन की यदि मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर खासतौर से स्कूली बच्चों को ट्रेन विजिट कराने का कार्यक्रम भी रखा गया है। जैसे ही ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन में पहुंचती है, वहाँ पर बच्चों को जो है वो ट्रेन विजिट कराया जाएगा। आम जनता के लिए भी जो है ट्रेन को देखने के लिए भी कोई मनाही नहीं होगी। इसकी जो इंतजाम है वो रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए हैं। सभी के लिए यात्रियों के लिए ट्रेन उपलब्ध हो जाएगी, जिसके लिए टिकट बुकिंग भी कल से शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या कल से ऑनलाइन टिकट भी बुक हो पाएंगी? और देखिए, जो टिकट बुकिंग की बात है वो कल से ही शुरू हो चुकी है और अभी तक इसमें रिजर्वेशन भी कुछ 27 से 30 रिजर्वेशन रायपुर से नागपुर के लिए भी हुए हैं। इस तरीके की जानकारी जो है वो रायपुर डीआरएम से मिली है। और अब जो है आगे भी इस तरीके की बातें सामने आ रही कि जैसे ही रेलवे का ट्रायल शुरू हो चुका था और आज इसकी जो शुभारंभ हो चुका है, उसके बाद से लगातार ये ट्रेनों के बुकिंग का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन भी इस ट्रेन की बुकिंग की सुविधा यहाँ पर दी गई है। सप्ताह में पूरे दिन ये ट्रेन चलेगी। शनिवार को छोड़ करके जो है ये ट्रेन चलेगी। टाइमिंग की यदि हम बात करते हैं तो आज की टाइमिंग है रायपुर में करीब 3 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच रही है। वैसे तो इसकी जो टाइमिंग होगी वो बाकी दिनों में अलग होगी, लेकिन आज स्पेशली आज हर स्टेशनों में रुकते रुकते ये ट्रेन आ रही है। तो आज रायपुर पहुँचने का टाइमिंग 3 बजे है, बिलासपुर पहुँचने का टाइमिंग जो है वो 5 बजे है। छोटे छोटे स्टेशनों में भी इसे जो है वो रोका जा रहा है ताकि लोग जो है इस ट्रेन को देख सके और लगभग लोगों के लिए जो है ये इंतज़ाम किए गए हैं। जी, यानी जो टिकट की बुकिंग्स हैं वो कल से शुरू हो चुकी हैं और 12 दिसंबर से यात्रियों के लिए ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उपलब्ध रहेगी। नेहा हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे नारायण चंदेल। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मंत्रियों के शपथ ग्रहण
समारोह में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो 12 दिसंबर को गुजरात जाएंगे नेता प्रतिपक्ष, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा, कल गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें नेता प्रतिपक्ष जो है नारायण चंदेल वो शिरकत करेंगे, क्या कुछ उनके पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद एक जश्न का माहौल अलग है और हर प्रदेश से जो है वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की उपस्थिति शपथ ग्रहण समारोह में होंगी। शेड्यूल की यदि हम बात करते हैं तो फिलहाल कल ही जो है वो सुबह सीधे गुजरात के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर सीधे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद अगले दिन जो है वो लौटने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। तो इस तरीके से उनका दिन भर कल का जो है वो शेड्यूल रहेगा। कल उनकी गुजरात का दौरा रहेगा और वो कल जो है सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और उसके बाद उनकी जो है वापसी अगले दिन हो जाएगी। जी, उनकी अगले दिन वापसी हो जाएगी। तो कल शपथ ग्रहण समारोह है, तो क्या और कोई भी छत्तीसगढ़ से गुजरात के लिए जा रहा है बीजेपी गुट से? देखिए, अन्य नेताओं की बात करते हैं तो फिलहाल अभी किसी तरीके से किसी के नाम सामने नहीं आए हैं, इसीलिए जो है सबसे बड़े वरिष्ठ नेता के तौर पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का नाम जो है वो यहाँ पर लिया गया है और वो जो है वो छत्तीसगढ़ की तरफ से वहाँ पर अपनी उपस्थिति जो है वो दिखाएंगे और छत्तीसगढ़ से फिलहाल अभी तक जो है वो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ही वहाँ पर पहुँचेंगे और अलग अलग प्रदेशों के भी वरिष्ठ नेताओं जो है वो वहाँ पर उनकी उपस्थिति होगी। छत्तीसगढ़ से फिलहाल अभी नेता प्रतिपक्ष की ही जो है उपस्थिति वहाँ पर बताई जा रही है। जी नेहा, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। पीएम ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों की परीक्षण के लिए दौरा किया जाएगा। 8 जिलों में प्रगतिरत कार्यों का प्रशिक्षण करेगी टीम और अलग अलग टीम तीसरे स्तर के गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए छत्तीसगढ़ आ रही है। तो 14 दिसंबर को दंतेवाड़ा, 20 दिसंबर को बस्तर का दौरा किया जाएगा। बीजापुर जिले में सड़कों की गुणवत्ता का प्रशिक्षण किया जाएगा। तो 18 दिसंबर को जशपुर और 25 दिसंबर को रायगढ़ में सड़कों की गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। तो 17 दिसंबर को राजनांदगांव, 25 दिसंबर को कांकेर और 27 दिसंबर को कोंडागांव में सड़कों की गुणवत्ता जांची जाएगी। तो ये बड़ी खबर है इस समय रायपुर से, जहां पीएम ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों का प्रशिक्षण किया जाएगा और टीम जो है गुणवत्ता की जांच करेगी। मेरी सहयोगी रायपुर से लगातार हमारे साथ नेहा जुड़ी हुई है। नेहा, राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का छत्तीसगढ़ दौरा है, क्या कुछ और किस पैमाने पर जांच की जाएगी सड़कों की और कितनी टीमें वहां पहुंच रही हैं? और बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय टीम जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है और यहाँ पर इस टीम में बताया जा रहा है कि 15 लोगों की ये टीम होगी और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जाकर के जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके साथ साथ ही जो है जहाँ पर सड़क निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ की गुणवत्ता की जाँच भी ये टीम करेगी। तो इसके लिए अलग अलग दिनों में इनकी तारीखें तय की गई हैं। खासतौर से बस्तर छत्तीसगढ़ यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में खासतौर से इस पूरी राष्ट्रीय टीम का जो है वो फोकस रहने वाला है। वहां पर बहुत से सड़क निर्माण का कार्य अभी हाल फिलहाल 1.5 से 2 साल में हुआ है और अभी भी कई 4 लेन का काम जो है वो वहां पर जारी है। तो इसकी जो जांच है वो राष्ट्रीय टीम करने यहाँ पर आ रही है। वहीं उसके अलावा जशपुर और रायगढ़ का भी जो है ये इनका दौरा रहेगा। वहां पर भी सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जाँच जो है वो की जाएगी। फिलहाल उनका जो दौरा कार्यक्रम है वो 12 दिसंबर के बाद से शुरू हो जाएगा और फिलहाल उनकी जो टीम है वो 10 से 15 दिन यहीं रहेगी और अलग अलग जिलों में जाकर के सीधे तौर पे जो है ये जांच करेगी। और इसके साथ साथ सड़क निर्माण की इस योजना के अंतर्गत जो है वो ट्रेनिंग भी विशेष तौर से दी जाएगी। तो इसमें इस पूरी राष्ट्रीय टीम में जो है वो जांच की अलग टीम रहेगी और इसी तरह से इंजीनियर्स की अलग टीम रहेगी और अलग अलग लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर जो है वो सड़कों की जाँच करेंगे, उनकी गुणवत्ता की जाँच करेंगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे। उनका जो पूरा फोकस रहने वाला है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ में खास तौर से रहने वाला है। उसके अलावा रायगढ़ और जशपुर जिले का भी
ही जो है उनका ये दौरा रहेगा और पूरा 18 से 20 दिसंबर तक जो है वो ये चलेगा कार्यक्रम। और इस योजना के तहत जो है हर साल ये जो टीम है वो छत्तीसगढ़ पहुंचती है और उसी के तहत जो है इस साल भी ये गुणवत्ता जांच करने के लिए ये टीम जो है वो पहुंच रही है। फिलहाल उनका जो दौरा है वो कल से चालू हो जाएगा। जी, सड़कों की गुणवत्ता जो है उसकी जांच की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर बालोद से है, जहां आदिवासी आरक्षण मुद्दे पर राज्यपाल का बड़ा बयान सामने आया। राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा आरक्षण को लेकर जनजातीय समाज में आक्रोश है। जनजातीय समाज के गुस्से को शांत करने के लिए सीएम को खत भी लिखा है। आगे कहा कि आदिवासी आरक्षण को लेकर सत्र बुलाने की बात कही और विधेयक में बहुत सारी चीजों का बढ़ा दिया गया है और मेरे सामने संवैधानिक सवाल खड़ा है। तो राज्यपाल का सरकार की आरक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ है। बालोद जिले के राजाराव पठार शहीद वीर नारायण के शहादत दिवस समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शिरकत की। तो वहीं राज्यपाल ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि आरक्षण को लेकर जनजातीय समाज में आक्रोश है। जनजातीय समाज के गुस्से को शांत कराने के लिए मैंने चिट्ठी लिखी है और साथ ही सत्र बुलाने की बात भी कही थी, पर सरकार ने विधेयक में बहुत सारी चीजों को और बढ़ा दिया है। इससे मेरे सामने संवैधानिक सवाल खड़ा है। राज्यपाल ने विधेयक पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी समाज का अहित ना हो। मेरा कमिटमेंट था कि जनजातीय समाज के आक्रोश को शांत करना है। मैंने 58 जो प्रतिशत आरक्षण बढ़ा था उसके परिप्रेक्ष्य में जो जनजाति समाज में आक्रोश था उसको शांत करने के लिए मैंने चिट्ठी लिखी थी कि इसको आप 20 से 32 कर दें, क्योंकि दूसरे अन्य समाज में इतना आक्रोश नहीं था। ओबीसी या एससी में केवल कम इन्हीं का हुआ था। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को और बढ़ा दिया। तो मेरे सामने ये स्थिति पैदा हो गई कि जो 58 का अवैधानिक हो गया तो 76 में क्या होगा? क्या इनके पास डाटा है सरकार के पास? तो इस चीज के लिए भी कि ये तो तमाम सारी चीजें हाईकोर्ट का अवैधानिक और ये 76 और बढ़ जाना, तो उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार की क्या तैयारी है? नहीं तो फिर वैसी स्थिति हो जाएगी। तभी मैं आज मैं साइन कर दूं बिना सोचे, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था जो जनजाति का आक्रोश को शांत करना, उनकी मांग को लेकर। जो चिट्ठी मैंने लिखी आपके सामने वो सारी तथ्य को मैंने बता दिया। खबर रायपुर से है, जो अनशन पर बैठी विधवा महिलाओं की सेहत बिगड़ रही है। 3 महिलाओं की सेहत बिगड़ चुकी है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल जो है की जा रही है। 53 दिनों से विधवा महिलाओं का बेमियादी हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। तो बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हड़ताल की जा रही है और 50 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति की मांग जो है पूरी नहीं की जा रही है। लेकिन अब विधवा महिलाओं की तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो देखिए तस्वीरें, बूढ़ा तालाब की तस्वीरें हैं जहां पर विधवा महिलाएं अनशन पर बैठी हैं और 50 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। खबर रायपुर से है, जहां निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई 13 जनवरी तक रिमांड पर रहने वाले हैं। सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल 13 तक रिमांड पर रहने वाले हैं। उप सचिव को 4 दिनों की ईडी रिमांड की मंजूरी मिल गई है और कोर्ट ने सभी आरोपियों को कोर्ट लाने से मना कर दिया। जेल में बंद सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी करवाने के दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं और अति आवश्यक होने पर ही कोर्ट लाने के ईडी को निर्देश दिए गए। तो 14 जनवरी 2023 को कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी की जाएगी। कोर्ट ने आज उनको कहा है कि इस मेमोरेंडम को, इसको आपको सर्कुलर को फॉलो करना है टूथ एंड नेल, और इसमें यह भी लिखा है अगर ये इसका फॉलो अप नहीं होगा तो उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो ये प्रेस में गलत बयानबाजी करेगा। तो आज की प्रोसीडिंग देखिए, जो आज जो डेट थी वो रिमांड डेट थी और कल उन्होंने जो कंप्लेंट पेश कर दी थी। आज जो है जो कंप्लेंट जो पेश हुई है उसे अभियुक्तों को दिया गया, उनके अधिवक्ताओं को दिया गया। जो 4 अभियुक्त पहले से गिरफ्तार वो आए थे, इनको दिया गया है। और उसके साथ साथ 250 पेज का जो कंप्लेन है करीब, और करीब 8000 पेज की जो है वो अदर डॉक्यूमेंट्स और वो हैं, वो 8000 पेज वो सब वकीलों को मिल गया है। और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने 13 जनवरी
डेट दी है कि उसमें रजिस्ट्रेशन में उसमें जो भी बहस करना है वो बहस होगी। खबर रायपुर से है, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। ईडी की कार्रवाई पर रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया। जहां बीजेपी की सरकार वहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ। क्या ईडी नान घोटाले की जांच करेगी? और हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर मरकाम ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा होगा, हर बूथ में जाएंगे। G20 सम्मेलन को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि गर्व की बात है कि G20 सम्मेलन छत्तीसगढ़ में होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 15 साल में नान घोटाले से लेकर 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था उनके कार्यकाल में। क्या उसकी जांच ईडी करेगी? क्या मैं डॉक्टर रमन सिंह जी से पूछना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो कांग्रेस पार्टी से लड़ पाएगी या नहीं पाएगी, मगर मुझे लगता है 15 साल सरकार में रहने के बाद जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी बिखरी बिखरी हुई है, एक दूसरे का कोई पचा नहीं पा रहे हैं, सिर पटोल की स्थिति आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने आप को एकजुटता कर ले, तभी कांग्रेस पार्टी से लड़ पाएगी। कल विधायक दल की बैठक में ये तय हुआ है कि विधायकों ने सर्वसम्मति से हाईकमान को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करने का अधिकार दिया है। तो हाईकमान के पास जैसे पत्र आएगा, हाईकमान वहाँ के मुख्यमंत्री का डिसीजन कर लेगा। तो ये प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे पर्यवेक्षकों ने पूरी रिपोर्ट हाईकमान को भेजी है। मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर हाईकमान निर्णय ले लेगा। तो पूर्व मंत्री राजेश मूरत का भी बड़ा बयान सामने आया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। कहा कि मरकाम ने ईडी से नान घोटाले की जांच की बात कही थी। मूरत ने कहा कि उनके पास भ्रष्टाचार को लेकर कोई दस्तावेज है तो प्रूफ सामने लाए। भूपेश सरकार ने कितनी एसआईटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आई क्या? उनके पास है कुछ दस्तावेज तो प्रूफ लेके आए, सार्वजनिक करें। किसने मना किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने एसआईटी कितनी बनाई थी? एक भी एसआईटी की रिपोर्ट आई क्या? क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। जिसकी नींव भ्रष्टाचार के ऊपर रखी हो, जो बिलो राजनीति के संरक्षण करता है, उनसे हम मोहित नहीं कर सकते। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने G20 की बैठक की छत्तीसगढ़ में आयोजित करने को लेकर कहा कि समारोह के आयोजन से राज्य की संस्कृति और मेजबानी का दुनिया भर में प्रचार होगा। हमारी अनूठी संस्कृति, धर्म दर्शन और अध्यात्म के प्रसार को नया आयाम मिलेगा। तो अब छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। छत्तीसगढ़ के लिए एक सुनहरा अवसर एक बार फिर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराया है, जब G20 का एक कार्यक्रम उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिया है। निश्चित रूप से G20 का कार्यक्रम जब छत्तीसगढ़ में होगा, पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता का प्रचार होगा और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये नारा पूरी दुनिया में गूंजेगा। तो चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। तो चलिए अब रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस पेट्रोलिंग वाहन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। एम्बुलेंस आने से लगातार देरी हो रही थी। मदद के लिए डायल 112 का वाहन पहुंच गया है। तो कांस्टेबल की मुस्तैदी से महिला और बच्चे की जान बचा ली गई। तो जच्चा और बच्चा दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और घटना का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। तो राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कांस्टेबल की मुस्तैदी में बच्चे को जन्म दिया गया। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हालांकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला।
छत्तीसगढ़ में गंभीर मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत तत्काल लाभ नहीं मिल रहा है। मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेशनल अथॉरिटी को खत लिखा गया। हॉस्पिटल बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज में सर्वर सबसे बड़ी समस्या है। लगातार सर्वर की समस्या की वजह से मंजूरी नहीं मिल पा रही है। अस्पतालों को भुगतान में परेशानी का तत्काल समाधान के लिए मंत्री से मांग की गई है। शिकायत करने वाले जो हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप लोगों ने ये शिकायत की है, नौबत क्यों आई? क्योंकि इसका जो है राज्य में भी अधिकारी बैठे हैं, केंद्र में भी बैठे हैं, सेटअप है, संरचना है, बावजूद ये नौबत क्यों आ रही है? देखिए, पिछले 6 महीनों से हमारे सदस्य हॉस्पिटल लगातार शिकायत कर रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बनने में, उसमें मरीज में भर्ती होने में, डिस्चार्ज होने में और पिछले 6 महीने से आयुष्मान योजना में भुगतान होने में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। हमने यहाँ स्थानीय अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि जो भी प्रक्रिया है वो नेशनल पोर्टल के माध्यम से होती है और सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो होने के कारण उसमें दिक्कतें आ रही हैं। लगातार यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि उनसे संपर्क हो रहा है, 2 बार दिल्ली होके आए। पिछले दिनों 7 दिन के लिए उनकी तकनीकी टीम राष्ट्रीय हेल्थ एजेंसी की यहाँ आई थी। उन्होंने सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसमें किसी प्रकार का सुधार होता नहीं दिख पा रहा है। देखिए, लगातार स्टेट नोडल एजेंसी को तकलीफ़ों से अवगत कराते हैं और वो भी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि वो मदद करने की स्थिति में नहीं है। उनकी भाषा और बाकी भाव भंगिमा से लग रहा है कि उन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं। चूँकि नेशनल हेल्थ टीम सुधार नहीं कर पाई है, तो योजना में प्रक्रिया की खामी है वो केंद्रीय स्तर से दूर होनी है, ऐसा हमें मालूम चला है। देखिए, नेशनल हेल्थ एजेंसी के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं डॉक्टर आर.एस. शर्मा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को शिकायती मेल भेजा गया है और ट्वीट भी किया गया है। यहाँ के स्थानीय अधिकारी और उच्चाधिकारी हमारे संपर्क में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लगातार शिकायतों के बाद निराकरण जब नहीं हुआ तो हमें लगा कि इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी देनी चाहिए। कैमरामैन रेखराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।